नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। कल से 2 दिन के कुवैत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, यात्रा से और मजबूत होंगे दोनों देशों के संबंध। संपन्न हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। जेपीसी को भेजे गए एक राष्ट्र एक चुनाव पर दोनों विधेयक। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, विपक्ष ने अपने रवैये से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया, हाथापाई शर्मनाक हरकत। संभल पहुंची 4 सदस्यीय भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम। 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने किया निरीक्षण। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। ताजा हुए दंगा पीड़ितों के 46 साल पुराने जख्म। प्रधानमंत्री ने जयपुर में हुए हादसे को लेकर राजस्थान से मुख्यमंत्री से की बात। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। और कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि पर एफआईआर और हिरासत के बाद चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस की बर्बरता ने दिलाई इमरजेंसी की याद। कार्रवाई के विरोध में बेंगलुरु में भाजपा का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम की कुवैत यात्रा कई मायनों में बेहद अहम और दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में हुए कामकाज को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 20 और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें हुई। लोकसभा में 5 बिल रखे गए, जिनमें से 4 पारित हुए। वहीं राज्यसभा में 4 बिल लाए गए। रिजिजू ने कहा कि कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा में 54.5%, जबकि राज्यसभा में करीब 40% काम हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान लगातार विपक्ष द्वारा गतिरोध उत्पन्न करने की वजह से संसद की उत्पादकता कम हुई है। इस बार कुल मिलाकर के 20 सिटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सिटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई। शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है, वो काफ़ी कम हुआ है। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर राहुल गांधी के व्यवहार की भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने निंदा की।
उन्होंने कहा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्हें अपने पद की गरिमा नहीं भूलनी चाहिए थी और इसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है, संसद का अपमान है। राहुल गांधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कानूनी रूप से, क्योंकि अगर एक सांसद मारपीट पे उतारू होता है, अगर दूसरा भी उतारू हो जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। इसलिए हम इसका विरोध करेंगे और घर घर तक इस बात को पहुंचाएंगे। बीजेपी नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सीटी रवि को कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हिब्बाल्कर की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। सीटी रवि की गिरफ्तारी को लेकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट कलर्स समारोह को संबोधित किया। समारोह में मुर्मू द्वारा एक स्मारक डाक टिकट, विशेष कवर और स्मारक पदक जारी किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तेलंगाना के मंत्री सीतक्का सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से महिला अधिकारियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए प्रभावी निर्णय और सक्षम रणनीति नेताओं को विकसित करने में संस्थान के योगदान की सराहना की। I am happy to see the women officers today. I have been encouraging and appreciating our women officers at various events of defense services for making a mark in different domains. You are an inspiration for all the other women and young girls who have dared to dream. राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तकनीकी प्रगति, एआई और नई रणनीतिक साझेदारी के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने सेना के भीतर निरंतर तैयारी और इनोवेशन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार की मेक इन इंडिया और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए रक्षा औद्योगिक गलियारों के विकास की पहल के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया। The Government of India has taken several measures to enhance indigenous capabilities of defense industry. Through initiatives such as Make in India, ease of doing business and development of defense industrial corridors, the government is encouraging Indian and foreign investors to invest in our defense sectors. With emphasis on indigenization, many defense products have been identified for domestic manufacturing and will not be imported. राष्ट्रपति मुर्मू ने एआई, ड्रोन, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के प्रयासों को भी रेखांकित किया। In the field of defense modernization, India is focusing on a holistic approach that includes upgrading its conventional forces and embracing cutting-edge technologies, including artificial intelligence, drones, cyber warfare capabilities, and space defense technologies. At the global levels, India is focusing on building strategic defense partnerships through multilateral economic and military frameworks and engagements. India's influence in regional and global defense discussions has grown significantly. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि जयपुर में हुई सड़क दुर्घटना के कारण अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना करती हूँ। उनके परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। मेरी प्रार्थना है कि घायल हुए लोग शीघ्र ही स्वस्थ हों। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की और घटना पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसएसबी ने खुली सीमा से नशीले पदार्थ, घुसपैठिए, अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी और 3 से 4 साल से मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। शनिवार सुबह 8 से 2 बजे तक सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। प्रदेश की राजनीति में वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी साझा की। केंद्रीय कॉरपोरेट मामले और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि आधार, जनधन योजना, डिजिटल लेन देन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आम लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत अब तक करीब 54 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी हुआ है। आज भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्षों में एंटीसिपेटेड था वर्ल्ड बैंक के द्वारा या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो केवल 6 सालों में पूरा हुआ। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बात, ये जनधन योजना, उसका आधार के साथ लिंक होना और मोबाइल पर उसका इंक्लूजन होना, इसके कारण से जो काम 47 वर्षों में एंटीसिपेटेड था वो 6 वर्षों में पूरा होता है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न करने पर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने राजनीतिक वैमनस्य के चलते दिल्ली के लोगों को आयुष्मान जैसी लाभकारी योजना से वंचित रखा है। दिल्ली की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए वो सीधा सीधा मिलना चाहिए। आज ही केजरीवाल जी उस
आतिशी जी उस फाइल पर साइन करें तो कल से उन लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, 5 लाख का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग 70,000 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है, पर दिल्ली वाले इससे वंचित हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता के कारण। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस फ्लो को लेकर 2022 की तुलना में 2023 में 63% की वृद्धि दर्ज की गई। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश 30,255 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी सौदों में सोलर पावर प्रोजेक्ट का दबदबा रहा, जो कुल सौदों का 49% था। इसके बाद हाइब्रिड प्रोजेक्ट का 46% और विंड एनर्जी का हिस्सा 6% था। राज्यभर आंकड़े बताते हैं कि गुजरात को फाइनेंस कैपेसिटी का 25% प्राप्त हुआ, जो 9,857 करोड़ रुपए है। उसके बाद कर्नाटक को 4,593 करोड़ रुपए मिले। भारत टूरिज्म सेक्टर में बढ़ोतरी के साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर्यटन विकास सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत 39वें स्थान पर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल सरकारी नीतियां भारत के इस प्रदर्शन का मुख्य कारक रहीं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, 2021 में प्रकाशित पिछले सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था। उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत देश में पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जैसलमेर पहुंची। यहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत हुआ। यहां वित्त मंत्री होटल मैरिट में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक में शामिल होंगी। इसके बाद जैसलमेर में ही वित्त मंत्री रात्रि विश्राम करेंगी और शनिवार को 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेंगी। गौरतलब है कि ये बैठक जैसलमेर में पहली बार आयोजित होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई राज्यों के वित्त मंत्री जैसलमेर पहुंच चुके हैं। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम संबल पहुंची। एएसआई ने नए मिले मंदिर की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। टीम ने संबल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का निरीक्षण किया। भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर का भी निरीक्षण किया और 8 से 10 घंटे तक ये सर्वे चला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की सहिष्णुता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश सहित भारत के अन्य पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा पर भी सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत और मजहब को विपत्ति के समय शरण दिया है, लेकिन क्या कभी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ? अयोध्या धाम में कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाले हिंसा पर सवाल उठाए और पूछा कि बांग्लादेश में और उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। मुसलमान शासकों और विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल को तोड़े जाने के पीछे की मंशा पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि देश में सनातन धर्म के गौरव स्थलों को नष्ट करने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी। कांग्रेस पर हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगता रहा है और इसी मामले पर भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र साझा किया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को गद्दार बताया है। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की नेता राजकुमारी अमृत कौर को 26 जनवरी 1946 को लिखा था। पत्र में नेहरू ने कहा था कि बाबा साहब अंग्रेजों से मिले हुए हैं, वहीं भीमराव अंबेडकर लगातार कांग्रेस के नेताओं का अपमान करते रहे हैं। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते उनसे कोई संबंध नहीं होगा। इसके साथ ही नेहरू ने पत्र में कहा था कि पूना समझौते के तहत अनुसूचित जातियों को राजनीतिक फायदे देने का काम होगा। अमित मालवीय ने नेहरू के इस पत्र पर कहा कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और पूरे दलित समुदाय का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड के लियाम लॉसन 2025 फार्मूला 1 सीजन के लिए रेड बुल रेसिंग में शामिल होंगे। ये घोषणा रेड बुल और सर्जियो पेरेस के निराशाजनक सीजन के बाद आपसी सहमति से अलग होने के बाद की गई है। लॉसन, जिन्होंने 2019 में रेड बुल जूनियर प्रोग्राम के साथ अपनी F1 यात्रा शुरू की थी, अब विश्व चैंपियन मैक्स वेर्स्टैपेन के साथ दिखेंगे। रेड बुल टीम के प्रमुख क्रिश्चियन हॉर्नर ने रेसिंग बुल्स के साथ अपने 2 कार्यकालों के दौरान लॉसन के प्रदर्शन की सराहना की। गौरतलब है कि सर्जियो पेरेस ने 2024 के खराब अभियान के बाद रेड बुल से आपसी सहमति के बाद अलग होने का फैसला लिया था। यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग के लीग स्टेज के मुकाबले में चेल्सी ने गुरुवार को शैमरॉक रोवर्स को 5-1 से हरा दिया। चेल्सी की ओर से मार्क ग्यू ने मैच में 3 गोल दागे। इस तरह इस खिलाड़ी ने कॉन्फ्रेंस लीग में अपने गोल की संख्या को 6 तक पहुंचा दिया। चेल्सी की ओर से पहले 4 गोल पहले हाफ में आए, जबकि दूसरे हाफ में टीम ने एक और गोल करने में कामयाबी हासिल की। वहीं शैमरॉक रोवर्स की ओर से एकमात्र गोल पहले हाफ के 26वें मिनट में आया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसमें कई बदलाव किए हैं। टीम में सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले 19 साल के खिलाड़ी सैम कुंटास को जगह मिली है। वहीं 2 तेज गेंदबाजों की भी वापसी हुई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस समय 1-1 की बराबरी पर है, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। सैम को सलामी बल्लेबाज नैथन मैक्सवानी की जगह टीम में चुना गया है। मैक्सवानी को शुरुआती 3 मैचों में भरपूर मौके मिले, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए। टीम जाय रिचर्डसन और सीन एबॉट की भी वापसी हुई है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही।